हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को डिस्कस करना शुरू किया था। ठीक है, तो मैंने आपको आरटीके के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है वो किस तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हम सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जीपीसीआर हमने कंप्लीट किया है, कल हमने आरटीके को स्टार्ट किया था, है ना। और हमने आरटीके जो है कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से रेगुलेशन होती है आरटीके की, वो सारी की सारी डिटेल्स हमने कल कवर कर ली थी। ठीक है, अगर आपको उसको हल्का सा देखना है दोबारा से तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसके बाद यहाँ पे जो था वो रिसेप्टर प्रेजेंट था। ठीक है, ये थी उसकी लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, ये थी उसकी डीएनए बाइंडिंग डोमेन। राइट, बीच वाला था उसका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो कि अल्फा हेलिक्स की बनी हुई थी। यहाँ पे उसका सिस्टीन रिच डोमेन था। उसके बाद जो उसका रिसेप्टर का खुद ही का कुछ साइटोसोलिक पार्ट जो है वो एज अ टायरोसिन काइनेज एंजाइम की तरह फंक्शन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या बताया था कि ऐसे ही बहुत सारे रिसेप्टर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जब तक कोई सिग्नल इनके ऊपर प्रेजेंट ना हो तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसे मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सिग्नल्स कौन से होते हैं जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो इनके साथ बाइंड करते हैं। बट आपको एक मैंने एग्जांपल दी थी इंसुलिन की, जिसका रिसेप्टर डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी विदाउट इवन बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल टू इट। ठीक है, तो जब अदरवाइज वैसे जो सिग्नल अगर बाइंड जब करते हैं तो ये दोनों के दोनों रिसेप्टर्स कैसे हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। ठीक है, दोनों दोनों रिसेप्टर्स जो है वो डाइमराइज हो जाते हैं। इसको कैसे ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके से जब सिग्नल आ गया तो रिसेप्टर्स जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट हो जाते हैं, फिर क्लोजली और डाइमराइज हो जाते हैं। रिसेप्टर डाइमराइज होते हैं, उसके बाद इसकी जो कैटालिटिक साइट है उसके साथ में फॉस्फेट अटैच होता है। तो ये ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होती है, मतलब अगर 1 2 तो 1 वाला सेकंड वाले के टायरोसिन काइनेज को फॉस्फेट अटैच करेगा, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले टायरोसिन काइनेज को फॉस्फेट अटैच करेगा। उसके बाद फिर जो रिसेप्टर्स हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन होती है, और फिर जब एक बार रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो वो एज अ मतलब जब रिसेप्टर की नॉन कैटालिटिक साइट फॉस्फोराइलेट होती है तो वो फंक्शन करती है एज अ डॉकिंग साइट फॉर द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल। और साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट सिर्फ वही प्रोटीन इसके साथ आकर के बाइंड कर पाते हैं जिसके ऊपर प्रेजेंट हो SH2 डोमेन, SRC होमोलॉगी डोमेन 2, या फिर एक और डोमेन होता है दैट इज PTB। ठीक है, या फिर PTB यानी कि फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट हो। तो इन दोनों में से कोई एक डोमेन जो है आपकी प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, वही जो है फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के साथ में आकर के बाइंड कर पाएगी, और फिर आगे की सिग्नलिंग जो है वो कंटिन्यू होती है। इतना हमने कल कर लिया था। अब आज हम क्या करने वाले हैं, कौन कौन से जो पाथवेज हैं वो एक्टिवेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो आप लिख लीजिए, RTK activate different signal transduction pathways. RTK activates, RTK जो है वो क्या करता है, RTK activates different signal transduction pathways। यानी कि RTK क्या करता है, बहुत सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को जो है वो एक्टिवेट करता है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला पाथवे का एग्जांपल लिख लो, रैस मैप पाथवे, RASMAP, रैस मैप पाथवे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है AKT काइनेज, या आप लिख सकते हो PI3 AKT काइनेज पाथवे। देन आ जाता है आपका mTOR पाथवे, और फोर्थ वाला जाता है आपका IP3 डैग, IP3 डैग फॉस्फोलाइपेज सी गामा, IP3 डैग फॉस्फोलाइपेज, P3 डैग फॉस्फोलाइपेज सी गामा पाथवे। ठीक है, ये सारे के सारे पाथवेज हैं जो कि आरटी के रिसेप्टर की हेल्प से एक्टिवेट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये सारे के सारे पाथवेज हैं जो कि
जिनकी ट्रांसडक्शन होती है, और इनमें जो रोल प्ले करते हैं वो कौन से रिसेप्टर्स हैं आपके, आरटीके के रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद आज जो हम अपना कवर करेंगे वो होगा आपका ये RASMAP पाथवे, दैट इज रास मैप पाथवे को हम डिटेल में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए रास मैप पाथवे। सॉरी, हेडिंग डालिए रास मैप पाथवे। ठीक है जी, रैस मैप पाथवे को हमने आज डिटेल में करना है कवर। तो देखिए जो रैस मैप पाथवे होता है, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि इसका रोल किस चीज में होता है। तो लिखिए रोल, इट प्लेज इट प्लेज रोल इन, किस चीज में रोल होता है रैस मैप पाथवे का, तो सेल प्रोलिफरेशन में इसका रोल होता है। ठीक है, इन द सेल प्रोलिफरेशन। और अगर आपने सेल साइकिल के अंदर पढ़ा होगा, एक होती है आपकी G1 फेज और एक होती है S फेज। तो G1 से S फेज में जाने के लिए भी ये स्टिमुलेट करता है सेल को। ठीक है, G1 से S फेज में जाने के लिए। तो ये रोल होता है आपके रैस मैप पाथवे का। अब रैस मैप पाथवे के अंदर कुछ एंजाइम्स आएंगे, कुछ आपके प्रोटीन्स आएंगे, जो कि जब हम पाथवे में उनको लिखेंगे तो हम उनको शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप उन शॉर्ट फॉर्म्स को पहले लिख लीजिए उनकी फुल फॉर्म्स के साथ में, फिर जब हम डिटेल में पाथवे करें तब आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो ना हो। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले आप लिखो मैप माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। MAP kinase is mitogen activated protein kinase, mitogen activated protein kinase। उसके बाद मैप के बाद नेक्स्ट प्रोटीन लिख लीजिए ERK। ERK की फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगैंड रेगुलेटेड काइनेज। एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगैंड रेगुलेटेड काइनेज। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए RAF। RAF इज रास एसोसिएटेड फैक्टर, रास एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, रास एसोसिएटेड फैक्टर। उसके बाद लिख लीजिए GRB। GRB की फुल फॉर्म है ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन। ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग, ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर। ये हो गई आपकी GRB। ना GRB के बाद आ जाएगा SOS। दिस इज सन ऑफ सेवननेस। ठीक है, और ये जो SOS होता है ना, इसके पास एक एक्टिविटी होती है दैट इज गेफ एक्टिविटी। तो आप लिख लीजिए GEF की भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, और आप ये लिख सकते हैं कि SOS कंटेन्स एन एक्टिविटी इनसाइड इट विच इज द गेफ एक्टिविटी। और गेफ का फुल फॉर्म है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये है आपका गेफ। गेफ के बाद एक और प्रोटीन आती है आपकी RAS नाम की। ठीक है, RAS प्रोटीन होती है आपकी, जो कि आपकी स्मॉल G प्रोटीन होती है। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ G प्रोटीन्स करवा रही थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, स्मॉल G प्रोटीन, देन हमने देखी थी कुछ लार्ज G प्रोटीन्स, है ना।
तो स्मॉल जी प्रोटीन्स में आपके पास एक रास का एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था, RAS। RAS ये क्या है? इट इज अ स्मॉल मोनोमेरिक जी प्रोटीन। मोनोमेरिक जी प्रोटीन, ठीक है जी। तो ये हो जाती है आपकी रैस मैप पाथवे के कुछ ऐसे फैक्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो कि उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब हम देख लेते हैं कि रैस मैप पाथवे जो है वो पूरा का पूरा कैसे फंक्शन करता है। तो आप लिख लेंगे रैस मैप पाथवे। अब हम पाथवे की बात करेंगे, राइट। दिस इज रैस मैप पाथवे। अब आपको रैस का भी मीनिंग पता है ना। रैस क्या है? स्मॉल जी प्रोटीन। आपको मैप का भी मीनिंग पता है, माइटोजन एक्टिवेटिंग। दिस इज माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। अब हम पूरा का पूरा पाथवे जो है वो डिटेल में करेंगे। तो देखिए, ये आपकी आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कैसे बनी होती है आप लोगों को पता है, लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है जी। लिपिड की इस तरीके से बाइलेयर होती है। ठीक है, दिस इज द लिपिड बाइलेयर। सिमिलरली आप इस तरफ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपकी लिपिड की बाइलेयर है। इसके ऊपर प्रेजेंट है अभी आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। आपका देखिए यहाँ पर आपका एक रिसेप्टर प्रेजेंट है इस तरीके से। अभी कैसा है ये? अपनी इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि सिग्नल अभी यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है ना। तो अभी आप नोटबुक में किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि जैसे ये है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस इज द साइटोसिन रिच डोमेन, है ना। साइटोसिन रिच डोमेन ही प्रेजेंट होता है इस तरफ में। सॉरी सिस्टिन, सॉरी नॉट साइटोसिन, दिस इज सिस्टिन। ठीक है, सिस्टिन रिच डोमेन आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा कि आपका इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। देन दिस इज द सी टर्मिनस, राइट। दिस इज द सी टर्मिनस। और बाहर आपका आ जाता है एन टर्मिनस। यहाँ पर आकर के जो है वो आपका कोई भी सिग्नल जो है वो बाइंड करेगा। अभी मैंने कैसे बनाया ये? क्योंकि अभी ये मोनोमेरिक मैंने बना रखा है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है वो कोई भी सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। और आर्टिकल में मैंने आपको क्या बताया कि एक्सेप्ट द रिसेप्टर ऑफ इंसुलिन, all of the receptors are present in their monomeric form before the arrival of the signal and binding of the signal to the receptor। तो देखिए अभी तक सिग्नल नहीं है, तो ये सिचुएशन है। अब इसी में मैं मॉडिफिकेशन कर दूंगी कि जब सिग्नल आ जाएगा उस टाइम पे क्या होगा। देखिए, तो जब सिग्नल आ जाएगा, जब सिग्नल प्रेजेंट होगा आपका, और सिग्नल क्या होगा? ग्रोथ फैक्टर्स, है ना। आपको पता है रिसेप्टर आरटीके के सिग्नल्स क्या होते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जैसे ये है, देन यहाँ पे इस तरीके से, और ये दोनों रिसेप्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? आपको पता है डाइमराइज हो जाएंगे सिग्नल के आने पे। जैसे ये, और ये आपका लिगेंड बाइंडिंग साइट है। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे अगर बाइंड हो गया है आपका सिग्नल, इसको आप बोल सकते हो, मान लीजिए ये है आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। सिग्नल है तो रिसेप्टर क्या हो गया? डाइमराइज हो गया है। उसके बाद जैसे ये इसकी साइट है, इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज साइट है। फिर इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई है, ठीक है, इसकी कैटालिटिक साइट की। और फिर कैटालिटिक साइट की फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इसके नॉन कैटालिटिक साइट की फॉस्फोराइलेशन हुई है। अब कोई एक प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है GRB2 नाम की, जिसके पास में SH2 डोमेन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से। साइटोसोल में खुली घूम रही होती है ऐसे, और यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज द SH2 डोमेन इसके पास होता है प्रेजेंट। तो आपको क्या बताया था कि सिग्नल आते ही रिसेप्टर डाइमराइज होगा, इसकी कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक साइट्स फॉस्फोराइलेट होंगी,
ठीक है। नॉन कैटालिटिक साइट जो कि ब्लू कलर से आपको दिखाई, जब ये फॉस्फोराइलेट होगी तो ये डॉकिंग साइट की तरह काम करेगी किस प्रोटीन के लिए, जो प्रोटीन्स साइटोसोल में प्रेजेंट है, प्रोवाइडेड दैट पर्टिकुलर साइटोसोलिक प्रोटीन हैव द SH2 डोमेन। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो SH2 डोमेन के साथ प्रेजेंट GRB है, ये आपकी आएगी और यहाँ पर आकर के इस तरीके से बाइंड हो जाएगी यहाँ पे। इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना लेती हूँ। देखो यही जो है वो आकर के, इसको इरेज कर देते हैं, डायरेक्ट यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगी आपकी ऐसे GRB और यहाँ पर आकर के इस तरीके से बाइंड हो जाएगी किसके साथ में, फॉस्फोराइलेटेड नॉन कैटालिटिक साइट के साथ में। और इसके पास डोमेन भी होगा प्रेजेंट, कौन सा डोमेन होगा, SH2 डोमेन। तो इस प्रोटीन का आप नाम लिखोगे GRB2। GRB2 प्रोटीन है और मैंने आपको इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी लिखवा दिया है। क्या फुल फॉर्म है इसका, ग्रोथ, ये देखिए, दिस इज द ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर। देखो नाम ही आपको बता रहा है कि ग्रोथ रिसेप्टर, यानी कि ऐसी कोई प्रोटीन जो कि ग्रोथ रिसेप्टर को बाइंड कर रही है। तो ये देखिए, ये ग्रोथ का रिसेप्टर है क्योंकि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स जिसके साथ बाइंड करते हैं और इनके साथ बाइंड होने वाली है प्रोटीन है। तो ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर इसके साथ आकर के बाइंड करेगी। उसके बाद देखिए GRB2 के बैक साइड पे एक और डोमेन होता है, जैसे ये ग्रीन कलर का मैंने आपको डोमेन दिखाया है, ये कौन सा डोमेन है आपका, SH2, जिसकी हेल्प से ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड हुई है। बट इसके बैक साइड पे एक और डोमेन होता है, इसका नाम क्या होता है, SH3 डोमेन। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, एग्जाम में कई बार इन्हीं दो चीजों को लेकर के कंफ्यूजन हो जाती है। SH जो 2 डोमेन है उससे ये उसके थ्रू ये बाइंड होगी रिसेप्टर को। बट जो GRB2 का SH3 डोमेन है उसके साथ आकर के एक और प्रोटीन बाइंड होती है जिसका नाम है SH2 जिसका नाम है SOS। ठीक है, सन ऑफ सेवननेस, अगेन मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है SOS। और ये जो SOS यहाँ पर आकर के बाइंड हुई है, इसके पास कैसी एक्टिविटी है, इसके पास एक्टिविटी है गैफ एक्टिविटी, दैट इज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। इसका क्या मतलब है कि ये क्या करती है, GDP को GTP में बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखती है, जो गैफ होती है। तो देखिए ये SOS है, SOS को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इट इज हैविंग द गैफ एक्टिविटी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट हैज GEF एक्टिविटी है इसके साथ में। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब उसके बाद देखिए क्या होता है, हमारी जो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स भी होती हैं। तो एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है यहाँ पर RAS नाम की प्रोटीन। कौन सी, RAS प्रोटीन होती है और ये अपनी किस स्टेट में होती है, इट इज प्रेजेंट इन इट्स GDP बाउंड स्टेट। इसका मतलब ये कैसी है, अभी इनएक्टिव। ये लिखवाया यहाँ पे आपको RAS स्मॉल मोनोमेरिक G प्रोटीन, जो कि प्रेजेंट है आपकी यहाँ पर। तो अब इस G प्रोटीन के ऊपर आता है और एक्ट करता है ये वाला SOS, और इसके पास कौन सी एक्टिविटी है, गैफ एक्टिविटी, है ना। तो ये देखिए SOS आकर के बाइंड हुआ, जिसके पास GEF एक्टिविटी है। तो बदले में क्या चीज हो जाएगी, ये जो आपका RAS है, ठीक है, ये जो आपका RAS है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इट्स GTP बाउंड स्टेट, यानी कि ये हो जाएगा एक्टिव। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसके साथ में अब आकर के बाकी की प्रोटीन्स बाइंड करेंगी जो कि आपकी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको मैं एक्टिव लिखती हूँ थोड़ा साइड में, ये हो जाएगा GTP बाउंड में, ये हो जाएगा, इसके साथ बाउंड हो जाएगी GTP और ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव। इसका एक्टिव यहाँ लिख देते हैं कि अब ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब जब ये एक्टिव हो चुका है तो अब इसके साथ आएगी प्रोटीन आपके किस में से, प्लाज्मा साइटोसोल के अंदर से RAF नाम की, और आकर के इसके साथ में से बाइंड कर जाएगी। ठीक है,
तो थोड़ा सा साइड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जैसे बना लेते हैं, ये आपकी RAS है, ठीक है, दिस इज RAS, और ये किस फॉर्म में है, GTP बाउंड स्टेट में है इस टाइम पे। इस तरफ GTP बाउंड करा देते हैं इसको, और ये कैसी है इस टाइम पे, एक्टिव हो चुकी है। और ये सब किया किसने है इसके साथ, आपके गैफ एक्टिविटी की वजह से हुआ है ये सब, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो रास है अभी, क्योंकि अभी ये एक्टिव हो चुकी है, तो इसके ऊपर साइटोसोल से आकर के कुछ प्रोटीन्स जो है वो बाइंड करना स्टार्ट कर देंगी। जैसे जो पहली प्रोटीन आएगी उसका नाम है RAF, रास एसोसिएटिंग फैक्टर, ठीक है, ये दिखाया था आपको, लिखा था इसके भी बारे में, RAF, दिस इज रास एसोसिएटेड फैक्टर, ठीक है, दिस इज RAF। तो आप चाहे कैपिटल लिख लीजिए या फिर आप इस तरीके से लिखी जाएगी ये वाली के नाम, RAF, ठीक है, रास एसोसिएटिंग फैक्टर। अब रास के साथ में एक और आएगा बाइंड करने के लिए प्रोटीन, क्या नाम है, MEK। दूसरा जो प्रोटीन आएगा और बाइंड होगा इसके साथ में, उसका नाम होगा MEK। उसके बाद MEK के बाद में जो थर्ड प्रोटीन आएगा इसके साथ बाइंड होने के लिए, कौन सा आएगा, का नाम होगा ERK, ठीक है। तो ये तीन प्रोटीन्स जो है वो आकर के इसके साथ में बाइंड हो जाएंगे। अब देखिए ये तीनों प्रोटीन्स के जो नाम है ना वो कैसे हैं, पहले आप वो देखोगे। तो ये जो लास्ट वाला है इसे बोला जाता है, दिस इज नोन एज MAP, मैप काइनेज, इसका नाम है मैप काइनेज। उसके बाद ये जो MEK है, मैक जो है, इसे बोला जाता है मैप काइनेज काइनेज, ठीक है। ये जो मैक है, ठीक है, ये जो मैक है इस तरीके से यहाँ पे, इसे बोला जाता है MEK है वैसे ये, बट इसे बोला जाता है MAP, मैप काइनेज काइनेज। और जो राफ है RAF, उसे बोला जाता है मैप ट्रिपल काइनेज, MAP काइनेज काइनेज और काइनेज, मतलब कि मैप और साथ में ट्रिपल काइनेज, ये इसका नाम है। और दूसरा, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। अब देखो इनके नाम ऐसे क्यों पड़े, हमें ये भी चीज पता करनी है। उससे पहले जो राफ है वो कैसा होता है, दिस इज द सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, ठीक है, ये है आपका सीरीन, साथ में थ्रियोनिन और काइनेज, दिस इज सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। उसके बाद जो मैक है, ये जो है मैक, दिस इज ड्यूअल स्पेसिफिसिटी काइनेज, ड्यूअल स्पेसिफिसिटी, दिस इज ड्यूअल स्पेसिफिसिटी काइनेज। और जो आपका ERK है वो कैसा है, दिस इज जो ERK है इसका दूसरा नाम क्या है, टायरोसिन काइनेज, ये है आपका टायरोसिन काइनेज। तो ये कुछ नाम हैं जो कि आपके इनकी मतलब इनको इन नामों से भी जाना जाता है इन प्रोटीन्स को। अब देखो होता क्या है कि ये जो राफ है ना, क्योंकि ये काइनेज है तो इसलिए ये मैक को फॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है, मैक को क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है, यानी कि इसके साथ में फॉस्फेट अटैच करवाता है। अब ये जो मैक है ये ERK को फॉस्फोराइलेट करता है और डबल फॉस्फोराइलेट करता है, मतलब कि दो जगहों पे फॉस्फेट अटैच करवाता है, इसीलिए फिर मैक को बोला जाता है ड्यूअल स्पेसिफिसिटी काइनेज। अब देखो ERK को बोला जाता है मैप काइनेज, मैक को बोला जाता है मैप डबल काइनेज, क्यों, क्योंकि वो मैप काइनेज को फॉस्फोराइलेट करवा रहा है। तो जो MAP काइनेज है, ठीक है, मैप काइनेज को जो फॉस्फोराइलेट करवाए उसको बोलेंगे मैप काइनेज को, काइनेज बल्कि फॉस्फोराइलेट करवाने वाला, ठीक है, तो इसलिए इसको डबल काइनेज बोला जाता है। अब जो मैप काइनेज को फॉस्फोराइलेट करवाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैप काइनेज को फॉस्फोराइलेट करवाने वाला, मतलब कि ट्रिपल काइनेज। तो इसीलिए इनके फिर ये अलग अलग नाम पड़े हैं, मैप काइनेज, देन मैप काइनेज और मैप ट्रिपल काइनेज, ठीक है। ये चीज आपको इतनी क्लियर हुई। तो उसके बाद देखो क्या होता है, जब ये ERK फॉस्फोराइलेट होता है तो ये सेपरेट हो जाता है अपने
इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स से, और फिर ये इस तरीके से अलग हो जाता है। दिस इज ERK। ये क्या होता है आपका, जैसे ERK है, अपने फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ये अलग हो चुका है। और अब क्या होगा ना कि ये साइटोसोल के अंदर चला जाए, सॉरी अब ये चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। साइटोसोल के अंदर तो ये है ही, अभी कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि फिर हम न्यूक्लियस को भी इसी के अंदर ड्रॉ कर पाए। ये देखिए इस तरीके से ये आपका चल रहा है रैस मैप काइनेज पाथवे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे आपका न्यूक्लियस इस तरीके से। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होता है तो हम 2 मेम्ब्रेन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। देन फिर बीच में जो है वो न्यूक्लियर पोर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो हम इस तरीके से इसमें जो है वो क्या ड्रॉ कर देंगे, न्यूक्लियर पोर। इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे न्यूक्लियर पोर को भी। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर पोर। देन यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि ये जो ERK है ना, ये माइग्रेट हो जाता है इनटू, माइग्रेट होकर के आ जाता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर इनटू द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जब आ गया तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ELK1। क्या नाम होता है, ELK1। अब ये क्या करता है, इस ELK1 को फॉस्फोराइलेट करता है। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ कि ये जो ERK1 था, जब ये पहुंच गया आपके साइटोसोल इसके न्यूक्लियस के अंदर, तो इसने क्या किया, फिर फॉस्फोराइलेट किया। किसको, ELK1 को फॉस्फोराइलेट किया इसने। ठीक है, इस तरीके से, तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ELK1 भी क्या हो जाती है आपकी, फॉस्फोराइलेट। इसकी वजह से ERK1 की वजह से ELK1 फॉस्फोराइलेट हो गई। अब SRE एलिमेंट प्रेजेंट होता है इसमें साथ में। DNA के ऊपर एक और एलिमेंट यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसका नाम है आपका SRE एलिमेंट। SRE एलिमेंट दैट इज योर सीरम रिस्पॉन्स एलिमेंट। फुल फॉर्म है सीरम रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब ये जो सीरम रिस्पॉन्स एलिमेंट है, यहाँ पर एक फैक्टर बाइंड फॉर्म में रहता है इसके साथ, नाम है SRF, सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर। क्या नाम है, सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर। दिस इज SRF। क्या है, सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर। तो सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर जो है वो इसके साथ में बाइंड फॉर्म में रहता है। ERK जब साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर आया तो उसने ELK1 को फॉस्फोराइलेट किया। ठीक है, जब इसने फॉस्फोराइलेट किया तो SRE एलिमेंट यानी कि सीरम रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट था आपके DNA के ऊपर, उसके साथ बाइंड हो गया SRF। और जब SRF इसके साथ में बाइंड हो जाता है तो हो जाती है आपकी एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन्स। ठीक है, एक्सप्रेशन हो जाता है यहाँ पर जीन्स का। यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन होता है, जीन्स का। जीन्स के नाम क्या क्या हैं जिनका एक्सप्रेशन हो रहा है, जीन्स का एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और कौन से जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, ऑक्ट जोन, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ, यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है ऑफ ऑक्ट, मिक, फॉस और जून का। और जब इनका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जब एक्सप्रेशन होता है मिक, फॉस, जीन का, तो इनसे फिर ये सिंथेसाइज करते हैं साइक्लिन D1 को और साइक्लिन E को। अब इसके हेल्प से सिंथेसिस होती है ऑफ साइक्लिन D1 एंड E, जो कि फिर हेल्प करते हैं किस चीज में, इन द सेल प्रोलिफरेशन। तो ये पूरा का पूरा पाथवे जो है आपका
रैस मैप काइनेज का वो कंप्लीट होता है इसी के साथ में। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा पाथवे है। हमने कैसे देखा, पहले रिसेप्टर था, उसके साथ जैसे ही एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आकर के बाइंड किया वो डाइमराइज हुआ, कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक साइट फॉस्फोराइलेट हुई, नॉन कैटालिटिक साइट फॉस्फोराइलेट होने के बाद डॉकिंग साइट की तरह काम करने लगी, जिसकी वजह से GRB2 आकर के अपने SH2 डोमेन के साथ इसके साथ बाइंड हो गया। देन SOS जो है फिर इसके GRB2 के SH3 डोमेन के साथ बाइंड हुआ। उसके बाद जो RAS स्मॉल जी प्रोटीन है वो अपनी GDP बाउंड स्टेट में थी, उसके ऊपर गैफ ने एक्टिविटी करके उसको GTP बाउंड स्टेट में कन्वर्ट करके एक्टिव कर दिया। जब ये एक्टिव हो गई है तो उस टाइम पे फिर क्या होता है कि इसके साथ साइटोसोल से आकर के कुछ प्रोटीन्स अटैच होने लगती हैं, जैसे रास एक्टिवेटिंग फैक्टर, देन MEK, ERK। ठीक है, और फिर ये क्या करती हैं, जैसे जुराफ है वो मैक को फॉस्फोराइलेट करता है, मैक जो है वो ERK को फॉस्फोराइलेट करती है, और जो ERK है वो सेपरेट हो जाती है, एंटर कर जाती है न्यूक्लियस में, ELK1 को फॉस्फोराइलेट करती है। जब ELK1 फॉस्फोराइलेट होता है तो SRE साइट के ऊपर SRF बाइंड होती है और एक्सप्रेशन होता है मिक फॉस जोन और ऑक्ट जीन्स का, जो कि साइक्लिन D1 और E को एक्टिवेट कराते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की। इसमें अब एक चीज रह गई थी कि देखो ये जो पूरा का पूरा है ना, जैसे रैस, रैफ, मैक, ERK, इनके साथ में कंबाइंड फॉर्म में एक प्रोटीन बाइंड होती है जिसका नाम है KSR। यहाँ पर इस तरीके से इनको ये बाइंड करके रखती है KSR प्रोटीन। ये एक स्कैफोल्ड प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, KSR। ठीक है, और है कैसी है, इट इज अ स्कैफोल्ड, इट इज अ स्कैफोल्ड प्रोटीन। ये क्या करती है ना कि ये जो प्रोटीन है स्कैफोल्ड प्रोटीन, ये प्रिवेंट करती है कि सिग्नल्स का क्रॉस कनेक्शन ना हो जाए, कि सिग्नल अगर रैफ से मैक पे ही जाए, मैक से ERK पे ही जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैफ से डायरेक्ट ERK के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस सिग्नलिंग को प्रिवेंट करती है। दूसरा, ये सिग्नल की फास्ट ट्रांसडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, क्रॉस सिग्नलिंग को प्रिवेंट कर रही है, सिग्नल जो है वो जल्दी से जल्दी आगे आगे ट्रांसफर हो जाए उस चीज में हेल्प कर रही है, और साथ में सिग्नल को ये एम्पलीफाई होने से भी रोकती है। ठीक है, तो KSR के जो है आप कुछ फंक्शंस लिख लीजिए कि इट हेल्प इन द फास्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन, इट हेल्प इन, किस चीज में हेल्प करता है ये, फास्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन। एक तो कि सिग्नल जल्दी जल्दी ट्रांसड्यूस होकर के आगे चला जाए उस चीज में हेल्प करता है, क्रॉस सिग्नल को प्रिवेंट करता है, तो नो क्रॉस सिग्नलिंग। और तीसरा, प्रिवेंट सिग्नल एम्पलीफिकेशन, प्रिवेंट करता है ये सिग्नल को एम्पलीफाई होने से। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा रैस मैप पाथवे। ठीक है, अब रैस मैप पाथवे आपका कवर हो गया है, तो इसमें आप एक और चीज लिखो, कैंसर एंड RTK पाथ, कि इससे कैंसर कैसे रिलेटेड है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। लिखो, हेडिंग डालिए, कैंसर एंड RTK पाथ। तो ये किस तरीके से रिलेटेड हैं दोनों, कैंसर और RTK पाथ। देखिए, ये जितने भी जीन्स हमने डिस्कस किए, RTK, ठीक है, चाहे वो RTK हो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, या फिर आपकी RAS प्रोटीन हो, ठीक है, उसके बाद या फिर आप राफ प्रोटीन की बात कर लीजिए, मैक हो गया, देन ERK1 हो गया, ELK1 हो गया, देन MYC मिक फॉस जुन ऑक्ट, ये सारे के सारे जो हैं ये एक्ट करते हैं एज योर प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, और अगर इनमें से किसी में भी गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, इनमें से किसी भी एक में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो हमें एक, मतलब उस चीज को हम ऑब्वियस सी बात है म्यूटेशन बोलेंगे, है ना, गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है तो उससे क्या होता है, हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगी
और सेल्स की जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोलिफरेशन होगी, जिसकी वजह से इंसान को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को जो है वो कैंसर होने के चांसेस नहीं, कैंसर हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गेन ऑफ फंक्शन अगर इनके अंदर हो जाता है, ये सभी के अंदर कलेक्टिवली, या फिर यहाँ नंबरिंग कर लो 2 3 4 एंड 5, और यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5, इनमें से किसी के अंदर भी अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो एक तो उस चीज को हम बोलेंगे डोमिनेंट म्यूटेशन, कि डोमिनेंट म्यूटेशन हुई है, और उसके वजह से होगा क्या, कॉन्टिन्यूअस सेल प्रोलिफरेशन होगी, राइट, कॉन्टिन्यूअस सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी, सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएंगे नंबर में, और विच विल अल्टीमेटली लीड टू द कैंसर। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन कैंसर एंड आरटीके पाथ। तो आप लोगों को एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो भी आपके ऐसे फैक्टर्स होते हैं या फिर ऐसे पाथवेज होते हैं जो कि आपके सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, अगर उनके किसी भी फैक्टर के अंदर गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तो फिर दैट गेन ऑफ फंक्शन लीड्स टू द कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द सेल, एंड व्हिच लीड्स टू द कैंसर, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रैस मैप पाथवे, राइट। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर से जो है वो डिस्कस करेंगे आपके सेकेंड टाइप के इसको पाथवे को, PI3 AKT काइनेज पाथवे और mTOR पाथवे, ये दोनों ही ना एक जैसे ही होते हैं, मतलब थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है इनमें स्टार्टिंग से, फिर बीच में हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करवाऊंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि ये पाथवेज हैं जो कि आरटीके से एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको रैसमैक पाथवे बता दिया कि एक तो ये सेल प्रोलिफरेशन में आपको हेल्प करवा रहा है पाथवे, और किस चीज में, G1 से S फेज में जाने के लिए। देन फिर हमने कुछ फैक्टर्स या बोल सकते हो कुछ प्रोटीन्स ऐसे लिख लिए थे जो कि हमारे इस पाथवे के अंदर यूज होने वाले थे, तो हमने उनको पहले से यहाँ पे लिख लिया था ताकि हमारे पास उनकी फुल फॉर्म्स हमें पता रहे। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से जब आपका सिग्नल आ रहा है तो किस तरीके से जो है वो पाथवे कंडक्ट हो रहा है, और किस तरीके से सेल्स की जो है वो सिग्नलिंग हो रही है, और सेल के अंदर सिग्नलिंग हो रही है, और किस तरीके से कैंसर जो है वो रिलेटेड है आपके आरटीके के पाथ के साथ में, right? So I hope this is clear to all of you. Now we'll meet in the next lecture with your second type of transduction pathway. So till then, keep learning and keep exploring. Have a nice day.